नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ हर रोज होने वाले गूगल घोटाले का डीएनए टेस्ट करेंगे। नाम सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे, लेकिन नाम बिल्कुल सही है। ये गूगल घोटाला है जिसके जरिए आपकी राय और आपके फैसलों को प्रभावित किया जा रहा है हर रोज हर पल। यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर करीब 17,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इस जुर्माने की वजह यह है कि गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स की फिक्सिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को फायदा पहुंचा रहा था। यानी सर्च रिजल्ट्स को इस तरह फिक्स किया जाता है कि सारे नतीजे गूगल को ही फायदा पहुंचाएं। 21वीं सदी में आपकी निजी सूचनाएं ही सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप क्या खाते हैं, कहां घूमने जाते हैं, किस तरह शॉपिंग करते हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, आपको कौन से ब्रांड्स पसंद हैं, कौन सी फिल्में आपको पसंद हैं, आप कौन से सोशल नेटवर्क पर एक्टिव हैं, आप किन लोगों को पसंद करते हैं और आप किन लोगों से नफरत करते हैं। दुनिया के आम लोगों की ये सारी जानकारियां गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की तिजोरियों में बंद हैं। आपको अपने जीवन में अक्सर जब भी किसी जानकारी की जरूरत पड़ती होगी तो आप भी यही कहते होंगे कि अभी जरा गूगल सर्च करके देखता हूं, और आप हमेशा इन जानकारियों के लिए तुरंत गूगल खोलते होंगे और गूगल सर्च करके देख लेते होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल के सर्च रिजल्ट्स ईमानदार नहीं हैं। यह पूरा मामला बहुत टेक्निकल है, लेकिन हमने इस विषय का अध्ययन करके सरल भाषा में इसका आज आपके लिए विश्लेषण किया है। हम आपको आज ये बताएंगे कि कैसे गूगल और उस जैसी तमाम टेक्नोलॉजी कंपनीज आपकी सोच और आपकी राय के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, उन्हें फिक्स करने की कोशिश कर रही हैं और एक तरह से आपको अपने इशारों पर नचा रही हैं। ये विश्लेषण आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आज इस विश्लेषण को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। और इसके बाद हम चीन की गुस्ताखियों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत और अमेरिका की गहरी दोस्ती को देखकर हमारा पड़ोसी देश चीन अपना वैचारिक संतुलन खो बैठा है। चीन ने अपने देश के मीडिया में लेख छपवाकर यह प्रचारित किया है कि भारत को कूटनीति के नए नियम सीखने होंगे और चीन भारत को यह नए नियम सिखाएगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वॉशिंगटन ने भारत के साथ अपने संबंध सुधारे हैं, लेकिन चीन के खिलाफ मोर्चा बनाना भारत के हित में नहीं है और इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। चीन की इस भाषा में उसका फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा है। भारत और अमेरिका की नजदीकियों को देखने के बाद पाकिस्तान और चीन ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं और इसी वजह से चीन ने सिक्किम में भारतीय सेना के बंकर्स को तोड़ दिया है। यही नहीं, आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन के मुद्दे पर भी चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान से अपना दोस्ताना निभाया है और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ हो रहे युद्ध का लीडर बता दिया है। चीन की इन हरकतों पर हमने भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली से आज खास तौर पर बात की है। उन्होंने क्या कहा, ये थोड़ी देर में हम आपको आज बताएंगे। और आपको जानकर आज हैरानी होगी कि आपके किचन में ही एक ऐसी संजीवनी बूटी मौजूद है जो मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों को दूर कर सकती है। इस संजीवनी बूटी का नाम है दालचीनी। और दालचीनी रसोई में रखी है, यही दालचीनी को सिर्फ एक मसाला आप मत समझिए, इसे मसाला समझकर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में हुए एक नए रिसर्च के मुताबिक ये सामान्य सा दिखने वाला मसाला आपको डायबिटीज और मोटापे से मुक्ति दिला सकता है। हर रोज सिर्फ 6 ग्राम दालचीनी किस तरह आपकी जिंदगी बदल सकती है, यह आपको अपने पूरे परिवार के साथ आज बैठकर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चीन के साथ सीमा विवाद पर पहली बार भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पहले भी ऐसी घटना होती रही है और ये मामला भी सुलझ जाएगा। कि अनसेटल्ड बॉर्डर के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और इस तरह की स्कर्मिश होती हैं। वहाँ गोली तो नहीं चलती, लेकिन स्टैंड ऑफ्स होते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद स्टैंड ऑफ समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टैंड ऑफ भी समाप्त होगा। जून के पहले हफ्ते में सिक्किम के डोकाला इलाके में भारत और चीन की सीमा के बीच विवाद जारी है। चीन ने सिक्किम से लगी सीमा पर पुराने भारतीय बंकर को बुलडोजर से तबाह कर दिया था।
चीन ने एक बार फिर आतंक को लेकर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया है। भारत अमेरिका के साझा बयान के बाद चीन ने कहा है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान सबसे आगे रहा है और पाकिस्तान को इसका पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन पर अमेरिका की पाबंदी को लेकर पाकिस्तान ने फिर नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार ने कहा है कि अमेरिका भारत के सुर में सुर मिला रहा है। पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिका के लिए कश्मीरियों के मानव अधिकार की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान ने भारत अमेरिका साझा बयान पर कहा है कि इससे दक्षिण एशिया में तनाव और बढ़ेगा। पाकिस्तान ने भारत को सैन्य तकनीक बेचने को लेकर भी चिंता जताई है। पाकिस्तान के मुताबिक ऐसा करने से दक्षिण एशिया में सैन्य असंतुलन बढ़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पिछले साल 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद हाउस रेंट समेत दूसरे भत्तों पर कोई फैसला नहीं हो सका था, उसको सरकार ने मंजूर कर दिया है। HRA शहर की कैटेगरी के हिसाब से 24, 16 और 8% रहेंगे। ये 4,500, 3,600 और 1,800 से कम नहीं होंगे। जब महंगाई भत्ता 25% तक पहुंच जाएगा तो HRA 27, 18 और 9% हो जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तब ये दर 30, 20 और 10% हो जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने एयर इंडिया के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में ग्रुप बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। ये ग्रुप तय करेगा कि कितना विनिवेश होगा और क्या प्रक्रिया होगी। जब 25% तक DA पहुंचेगा तो जो 24, 16 और 8 की रिकमेंडेशन थी वो 27, 18 और 9 हो जाएगी। जब 50% DA पहुंचेगा तो वो 30, 20 और 10 हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भारतीय सेना पर विवादित बयान दिया है। रामपुर में समाजवादी पार्टी दफ्तर में एक कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने कहा कि महिला दहशतगर्द सेना से रेप का बदला ले रही हैं। बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए आजम खान ने कहा कि उन्होंने कभी भी सेना का मनोबल तोड़ने की बात नहीं की। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जो लोग पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं और सेना को निशाना बनाते हैं, ऐसे लोगों को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज रखने वाले लोग, उनको इसमें भी लज्जा नहीं आती कि हम नारा लगाएं कि देश के टुकड़े टुकड़े। कुछ लगाते हैं जो कि देश पे हमला करने वाले बुरानवानी जैसे लोगों को एलुजाइज करना, उसको हीरो बनाना, आर्मी के ऊपर प्रहार करना। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पहुंच गया है। कल दिन में बालटाल के रास्ते से जाने वाले श्रद्धालु गुफा में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करेंगे। कल सुबह करीब 7 बजे श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होगा, लेकिन पहलगाम और बालटाल में बारिश हो रही है। मौसम के साफ रहने पर ही आगे की यात्रा शुरू होगी। कल सुबह करीब 9 बजे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा बाबा बर्फानी की आरती करेंगे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते राज्यपाल ही सबसे पहले दर्शन करते हैं। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए गुफा को खोल दिया जाता है। पहले जत्थे में कुल 4,000 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें से बालटाल से जाने वाले श्रद्धालु कल ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे, जबकि कठिन और बर्फीला रास्ता होने की वजह से पहलगाम से जाने वाले श्रद्धालु 30 जून को दर्शन के लिए पहुंचेंगे। राष्ट्रपति पद की विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। संसद भवन में नामांकन के वक्त यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत विपक्ष के 17 दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। देश चौराहे पर खड़ा है, एक ओर का रास्ता हमें ले जाता है, उस ओर जहां संकीर्णता है, तंगदिली है, दूसरा रास्ता हमें ले जाता है उस तरफ जहां जो दलित हैं, गरीब हैं, उनकी गरिमा, उनके अधिकार, उनके विकास की हम बात करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इटली से ही ट्वीट कर मीरा कुमार को बधाई दी। माना जा रहा था कि मीरा कुमार के नामांकन के मौके पर राहुल गांधी देश लौट सकते हैं। कि आज के मौके पे राहुल गांधी को लोग मिस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आज के तरफ आपके नेता, आपके भावी नेता हैं, आपको उनको रहना चाहिए था। उनको रहना चाहिए था, वो भी महसूस करते होंगे कि उनको रहना चाहिए था। और आजकल वो विदेश में हैं, हो सकता है किसी खास वजह से वो ना आ पाए हो, वरना अगर वो कोई अड़चन नहीं होती तो वो अवश्य यहाँ पर आते हैं।
मीरा कुमार 30 जून से अपना प्रचार अभियान गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू करेंगी। दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपने प्रचार अभियान के तहत आज श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अलावा बीजेपी और पीडीपी के विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर समर्थन मांगा। दिल्ली विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा से कुछ लोगों ने सदन में कुछ पर्चे फेंके। बताया जा रहा है कि पर्चे फेंकने वाले आदमी आम आदमी पार्टी के ही सदस्य हैं। हंगामे के बाद पर्चे फेंकने वालों को आम आदमी पार्टी के विधायक सदन से बाहर ले गए और इसके साथ हाथापाई की गई। ये लोग दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है, भ्रष्ट सरकार है और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा कराओ। अरविंद केजरीवाल इसमें चुप है। मैं आम आदमी पार्टी से ही हूँ। इसके बाद दिल्ली विधानसभा ने दोनों आरोपियों को 30 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का प्रस्ताव पास किया। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषी मुस्तफा दोसा की आज हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोसा को सीने में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। दोसा की मौत पर उसके परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा किया। ये डेथ जो है, ये डेथ ऐसा लगता है कि भाई जो भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर हुआ है, नेचुरल इससे हुआ है। 16 जून को मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने अबू सलेम और मुस्तफा दोसा समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोषियों की सजा पर अभी फैसला होना बाकी है। मुस्तफा दोसा को 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था। 30 जून की आधी रात को जीएसटी की लॉन्चिंग पर संसद में विशेष कार्यक्रम होगा। आज रात संसद में इस कार्यक्रम की रिहर्सल होगी। जीएसटी की लॉन्चिंग के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जीएसटी काउंसिल के सदस्य और राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली का स्वागत भाषण होगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर जीएसटी को लेकर 2 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। रात ठीक 12 बजे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ऐप का बटन दबाकर जीएसटी को लागू करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वो संसद में होने वाले कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी, जबकि कांग्रेस इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने पर कल फैसला करेगी। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सांसदों को राजनीति से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए। एक ऐतिहासिक समारोह है और जिंदगी में ऐसे बहुत ही कम मौके मिलते हैं, इसलिए मैं सभी पार्टियों से, सभी नेताओं से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, वो सब इस कार्यक्रम में भाग ले। हरियाणा के बल्लभगढ़ के रहने वाले 16 साल के छात्र जुनैद की पीट कर हत्या के मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चारों आरोपी पलवल के रहने वाले हैं। एक आरोपी 50 साल का है जो दिल्ली सरकार में कर्मचारी है। यह आरोपी होडल का रहने वाला है। देखिए, जैसे जैसे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ेगी ये क्लियर होता जाएगा कि इसमें कुल मिला के कितने लोग शामिल रहे हैं, और भी आरोपियों के इसमें शामिल होने की संभावना से अभी हम इनकार नहीं कर रहे। वहीं अखिल भारतीय इमाम संगठन ने कहा है कि जुनैद की हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। साथ ही जुनैद के परिवार की 10 लाख की जगह 1 करोड़ के मुआवजे की मांग है। श्रीनगर में पुलिस ने आज 3 हुर्रियत नेताओं को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अल्ताफ फंटूश, महराज कलवल और अयाज अकबर को एहतियातन हिरासत में लिया। अल्ताफ फंटूश अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीनों अलगाववादी नेताओं को राजबाग जेल में रखा है। वहीं दिल्ली में 3 अलगाववादी नेताओं से आज एनआईए ने पूछताछ की। आफ्ताब हिलाली, शाहिदुल हसन और जहूल वताली से एनआईए ने पूछताछ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर हिंसा के लिए खनन माफियाओं को जिम्मेदार ठहराया है। दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू में सीएम ने पिछली सरकार को जंगल राज करार दिया और कहा है कि उनकी सरकार कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। कि जितनी भी गतिविधियां उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने कानून को हाथ में लेने की हैं, उसमें सख्ती के साथ रोक लगाई गई है। अधिकतर मामलों में कार्रवाई हुई है, बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। अपराधी जेल के अंदर हैं, उसके संरक्षणदाता भी जेल के अंदर हैं। इससे पहले कल लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर रिपोर्ट पेश की और सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया।